अब ईएसओपी की अकाउंटिंग पे सेबी की गाइडलाइंस पहले आई, उसके बाद सीए इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट भी इशू किया ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे। तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट के गाइडेंस नोट में भी ईएसओपी कवर होता है, बिकॉज इट इज़ ए शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर के बेसिस पे आप पेमेंट दे रहे हैं या शेयर के फॉर्म में आप उनको पेमेंट दे रहे हो फॉर देयर वर्किंग, फॉर देयर रेम्यूनरेशन, उसके बदले में आप ये शेयर दे रहे हो। तो वो गाइडेंस नोट में भी ये कवर होता है। अब सेबी की गाइडलाइंस और सीए इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट की अकाउंटिंग में नेट इफेक्ट वाइज कोई फ़र्क नहीं है, बट उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो तरीका है वो अलग अलग नज़र आता है। आपने अगर नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको दोनों ऑल्टरनेटिव से इल्यूस्ट्रेशन सॉल्व करके दिखाया हुआ है, दोनों से सॉल्व करके बताया। दोनों के नेट इफेक्ट आप अकाउंट बना के देखना तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा प्रॉफिट लॉस पे भी उतना ही इफेक्ट हो रहा है और बैलेंस शीट पे भी उतना ही इफेक्ट हो रहा है, उसमें वैसे सच कोई वेरिएशन नहीं है। इज इट क्लियर? मैं अभी आपको पहले तो इसके मेन पॉइंट्स पहले समझा दे रहा हूँ कि क्या है ये ईएसओपी, कैसी ये स्कीम काम कर रही है, और फिर उसकी अकाउंटिंग हम बाद में देखेंगे। जमा तो दोनों मेथड से करेंगे, नहीं तो फिर एक मेथड से पहले कर देंगे, दूसरी मेथड से नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, पर पहले सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन समझना है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऑप्शन इज वन ऑफ द डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव्स ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही टेक्निकल नेचर का एरिया है, और ये सीए फाइनल लेवल के आपके कोर्स में है। आप किस लेवल में हो अभी? आईपीसीसी में। तो उस पे से आप ये समझ सकते हो कि ये आपके लेवल का नहीं है, इसीलिए आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट अनलेस यू नो द मीनिंग ऑफ दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका मीनिंग बता रहा हूँ। जब मैं सीए फाइनल में भी पढ़ाता हूँ, ये मेरा हमेशा से टीचिंग में एक सिंपल सा थंब रूल है कि जितना हो सके उसको अपन ने अपने ओन लैंग्वेज में बात करना चाहिए। आप उसमें जितने टेक्निकल जार्गन्स यूज़ करोगे उतना समझना मुश्किल होता है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज से आपको बोल रहा हूँ, ऑप्शन यानी चॉइस। ऑप्शन का मतलब ही क्या है? चॉइस। यू हैव ए ऑप्शन टू अटेंड द क्लास और नॉट टू अटेंड द क्लास। यू हैव ए ऑप्शन टू गिव ग्रुप 1 फर्स्ट, ग्रुप 2 बाद में देंगे, और यू वांट यू कैन अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। यू कैन गिव सेकंड ग्रुप ऑल्सो फर्स्ट, उसमें कोई सीए इंस्टीट्यूट से मनाही नहीं है। द ओनली थिंग इज कि अनलेस यू पास फर्स्ट ग्रुप यू कैन नॉट स्टार्ट आर्टिकलशिप, बट अदरवाइज यू आर नॉट प्रोहिबिटेड कि आपको ग्रुप 1 पहले करना पड़ेगा। मालूम है ना ये, कि ये भी नहीं मालूम है? हाँ, दैट मीन्स यू हैव ऑल दिस ऑप्शंस, you have all these options. There are always two parties in any commercial contracts. किसी भी चीज़ में दो पार्टी हमेशा रहती है, यहाँ पर भी दो पार्टी है। ये एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान है, तो एक तरफ एम्प्लॉयज़ है, दूसरे तरफ कंपनी है जिन्होंने उनको ये ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में जो दो पार्टियाँ रहती है, वन इज़ कॉल्ड ऑप्शन होल्डर, द अदर इज़ कॉल्ड ऑप्शन राइटर। इट इज़ ए ऑप्शन टू ओनली द होल्डर, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन टू द राइटर। अगर दोनों के लिए ऑप्शन रहे तो फिर सोच के देखो, वो तो कभी कोई काम का रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब वो ऑप्शन की मैच्योरिटी आएगी, जब उसका समय आएगा, अगर इस पार्टी को नुकसान हो रहा है तो ये ऑप्शन है बोलेगा मैं नहीं करता, बोलेगा ना। अगर इसको फायदा हो रहा तो बट नेचुरल इसको नुकसान हो रहा है, ये बोलेगा मैं नहीं करता, बोलेगा मेरे को तो चॉइस है मैं नहीं करता, बिकॉज इट इज़ ऑप्शन, इट इज़ अ चॉइस। सो रिमेंबर वेल, इफ इट इज़ ऑप्शन टू बोथ, उसको कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। सो इट इज़ नॉट एन ऑप्शन टू बोथ, इट इज़ एन ऑप्शन टू ओनली द होल्डर ऑफ दैट ऑप्शन। इस केस में एम्प्लॉयज और द होल्डर ऑफ द ऑप्शन, सो इट इज़ एन ऑप्शन टू एम्प्लॉयज नॉट टू द कंपनी। इसलिए ऑप्शन को जब पढ़ाया जाता है, जब उसकी हम चीज़ें बताते हैं स्टूडेंट को, हम उनको सबसे पहला प्रिंसिपल ये बताते हैं कि इसमें सब चीज़ों का मीनिंग निकालते समय इसमें जो टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है, ऑप्शन, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, नियर द मनी, ये सब चीज़ों को आप जब सोचना है, फ़ायदे में है ऑप्शन कि नुकसान में है, आप इसको हमेशा ऑप्शन होल्डर के एंगल से सोचो और फिर आप उसको ऑप्शन राइटर पे लगा के देखो।
और ध्यान में रखो कि चॉइस सिर्फ किसको है, ऑप्शन होल्डर को, राइटर को कोई चॉइस नहीं है। तो आपके लिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आपको ऑप्शन के बारे में बताने का कोई मीनिंग नहीं है। जब सीए फाइनल में आप आओगे तब पढ़ोगे उसको, ठीक है, क्लियर। तो अब ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने ऑफर किया है। तो उसका सिस्टम ऐसा रहता है कि कंपनी एक पर्टिकुलर समय में अनाउंस करके जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो स्पेसिफाई करेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्शन ग्रांटेड, कि उस दिन ऑप्शन ग्रांट किया गया। तो मैं यहाँ पे टाइम की लाइन को स्केच करके आपको फिर आइडिया देते जाता हूँ। फर्स्ट अप्रैल 2007 या 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2011। फर्स्ट अक्टूबर 2007 को ऑप्शन ग्रांट किए गए, यानी ये डेट पे 1 अक्टूबर 2007 ग्रांट डेट, ऑप्शन इज ग्रांटेड। अब ये ऑप्शन में कंडीशन ये रहती है कि भाई आप अगर इतने पीरियड तक कंपनी में काम करोगे, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा, तब ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की आपको राइट मिलेगी। इसका मतलब इमीडिएटली उसको राइट नहीं दी जाती है, इमीडिएटली उसको राइट नहीं दी जाती है, समझ गए। उसको उसके साथ कंडीशन जोड़ दिया कि अगर ऐसा करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे वो कंडीशन जैसे है कि 2 इयर्स तक आपको कंपनी में रहना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। वो 2 इयर्स अगर आप कंपनी में प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, जो भी सिस्टम्स एंड कंडीशन उसको फुलफिल कर रहे हो, तो 2 इयर्स के बाद ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का हक आपको मिलेगा, तब तक नहीं। तो यहाँ से ये 1 ईयर हुआ, यहाँ पर आकर ये 2 इयर्स कंप्लीट हुए, से 30 सितंबर डाल दो, बराबर। तो दिस इज ऑप्शन का वेस्टिंग पीरियड, ये है वेस्टिंग पीरियड। अभी डेट पे ऑप्शन का राइट उनको बन जाएगा जो एम्प्लॉयज़ ने वो कंडीशन को फुलफिल किया, बट इसको एक्सरसाइज करने के लिए अगेन कंपनी विल गिव सम टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज पीरियड। यहाँ पे 1 ईयर का टाइम दिया है, इसका मतलब इमीडिएटली आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है ऐसा नहीं है, यू हैव बीन गिवन 1 ईयर्स टाइम, आप उसमें डिसाइड कर लो। तो ये समझ लो यहाँ पे अपन, ठीक है। सो वी मे अगेन पुट इट 30 सितंबर 2010, ये कहलाता है एक्सरसाइज पीरियड। तो ये वेस्टिंग पीरियड और ये एक्सरसाइज पीरियड। अब आपने अगर यहां तक ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो इट विल लैप्स। आपने इसके पहले नौकरी छोड़ दी तो आपको ऑप्शन वेस्ट ही नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया। आपने यहां तक काम किया है, मतलब आपने कंडीशन फुलफिल कर दी, तो ऑप्शन आप में वेस्ट हो गया, अब आप एक्सरसाइज कर लो। पर अगर आपने ये डेट तक एक्सरसाइज नहीं किया तो बोलेंगे इट हैज़ लैप्स्ड अनएक्सरसाइज्ड। वेस्ट हुआ था बट आपने एक्सरसाइज नहीं किया, इट हैज़ लैप्स्ड अनएक्सरसाइज्ड। अब ऑप्शन यानी क्या है, कंपनी ने उसके जो शेयर्स है वो कम प्राइस में, सस्ते में ऑफर की हुई है एम्प्लॉयज़ को। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि शेयर का मार्केट प्राइस है 220 रुपीज़, बट कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को 60 रुपीज़ के प्राइस में ऑफ़र किया है, समझ रहे हैं। तो आप ही सोच के देखिए, 220 रुपीज़ के वैल्यू वाला शेयर 60 रुपीज़ में मिल रहा है, तो अट्रैक्टिव लगेगा कि नहीं लगेगा। बट साथ में कंपनी ने क्या कंडीशन ऐड कर दी कि भाई आप 2 साल हमारे कंपनी में रहो, अपनी लॉयल्टी बताओ। किसी ने थोड़ा देर लॉयल्टी बोनस, ये सबको बोला जा सकता है कि 2 साल तक आप कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब यू आर लॉयल टू द कंपनी, तब हम आपको देंगे, ऐसे नहीं देंगे, समझ गए। छोटे से बच्चों को जैसे ना क्या लॉलीपॉप दिखा रहे आप उसको, पर दे रहे नहीं, उसके साथ कंडीशन उसको लगा दिए कि देख भाई ये
लॉलीपॉप नहीं मालूम होगा, नहीं सुने होंगे, चॉकलेट का ही एक फॉर्म रहता है। वो सब समझता है। तो वो बच्चे को आपने लॉलीपॉप तो दिखाया बट दे नहीं रहे, उसको बोल रहे पहले आप बिल्कुल अच्छे से शांत बैठो, ये काम करो, फिर हम आपको देंगे। यानी आपने उसके साथ कंडीशन अटैच कर दी। वैसा ही है, यहाँ पे लॉलीपॉप दिखाया है, दिया नहीं है। ये 2 साल तक अच्छे बच्चे बन के काम करते रहो, तब आपको यहाँ पर वो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। चलिए, अब इसमें हमको करना क्या है, अकाउंटिंग से कनेक्टेड। तो आपको टर्मिनोलॉजी समझा दिया। अब इसकी अकाउंटिंग में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल अकाउंटिंग है सब, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। एवरीथिंग हैज़ गॉट ए वैल्यू। तो अगर कंपनी ने 160 रुपीज़ का कंसेशन एम्प्लॉयज़ को दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, और वो रहता है कि भी ये एम्प्लॉयज़ जनरली क्या होता है, अच्छे जो लेवल के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जैसे प्रोफेशनल किस्म के, वो एम्प्लॉयज़ फटाफट नौकरी छोड़ते रहते हैं। अब कंपनी उनको अट्रैक्ट करने के लिए या तो खूब ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे तो उतना पैसा गया, और दूसरे तरीके ये रहते हैं, एक ऐसा अट्रैक्शन जोड़ के रख दे कि वो एम्प्लॉयज़ उतने समय तक रुके रहने की सोचे। एक्चुअली जब एक समय था शेयर मार्केट में बहुत बूम था, प्राइजेस शेयर्स के खूब बढ़ गए थे, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के प्राइजेस खास करके बहुत ज़्यादा थे। उस पीरियड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत चलता था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बोला तो अच्छे एक्सपर्ट इंजीनियर के बदौलत चलती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले इंजीनियर रहते थे। अब उनको इतनी डिमांड थी कि वो ये कंपनी से वो कंपनी में आसानी से छोड़ के चले जाएंगे, तो अच्छी अच्छी कंपनियां ऐसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे देती थी। तो सैलरी तो मिलती थी, लेकिन साथ में ये अट्रैक्शन रहता था कि अगर मैं इस कंपनी में इतने पीरियड तक रहूँगा तो मुझे इतने सारे शेयर्स सस्ते कीमत में मिल जाएंगे, और कंपनी को अलग से कोई फंड्स या पैसा कमिट भी नहीं करना पड़ता था। तो दैट इज़ द ESOP। अब इसमें वो जो 160 रुपीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन डिस्काउंट, उसको बोलते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। मार्केट प्राइस है 220, एक्सरसाइज प्राइस है 60, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन डिस्काउंट 160 रुपीज़, ऑप्शन डिस्काउंट। और ये 1000 शेयर्स के ऑप्शन दिए गए हैं। सो इनटू 1000 शेयर, 1 शेयर पे 160 का डिस्काउंट है, तो 1000 शेयर पे 1,60,000 का डिस्काउंट है। अब इस 1,60,000 के बदले में एम्प्लॉय को 2 साल इस कंपनी में काम करना है। इसका मतलब इसका बेनिफिट 2 साल में मिल रहा है। इसका बेनिफिट अभी के अभी ख़त्म नहीं हुआ, 2 साल तक वर्क करने की कंडीशन है। तो मैचिंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं आप, एक्रूअल प्रिंसिपल बोल सकते हो, यानी कितनी भी टेक्निकल चीज़ें आप पढ़ो, आप जब उसको ध्यान से देखोगे तो आपके जो बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है उन्हीं से वो कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। कहीं प्रूडेंस दिखेगा आपको, कहीं मैचिंग प्रिंसिपल दिखेगा, कहीं एक्रूअल प्रिंसिपल दिखेगा, चीज़ वही है। तो ये देखिए, ये जो अपने लिए कॉस्ट है, इसका बेनिफिट ये 2 ईयर्स में मिल रहा है, अप टू दिस, ठीक है। इसके बाद वो एक्सरसाइज करके छोड़ के जा सकता है आपकी कंपनी। तो इसका मतलब आपके लिए उसका बेनिफिट यहाँ तक मिलने वाला है इसके बदले में। तो दिस शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर दिस पीरियड, इसको इस पीरियड में अमोर्टाइज करना है, राइट ऑफ करना है। ये मेन इस अकाउंटिंग का फीचर है कि इसको राइट ऑफ करना है इस पीरियड में। सेबी की गाइडलाइंस में भी वही है, इंस्टीट्यूट के इसमें भी वही है, सिर्फ उसकी अकाउंटिंग की तरीके पर थोड़ा सा फर्क है, बट करना दोनों में वही है कि इस ऑप्शन डिस्काउंट को इतने पीरियड में, ये 2 साल के पीरियड में अमोर्टाइज करना है, राइट ऑफ करना है, बराबर। अब उसके लिए पहले बीच में कुछ ऑप्शन लैप्स हो गए तो उसको मार्क कर देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। इसमें से ऑप्शन ऑफ 100 शेयर्स अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1 जुलाई 2008, 1 जुलाई 2008, यहाँ रख सकते हैं अपन डेट, ठीक है, 1 जुलाई 2008, 100 ऑप्शंस लैप्स्ड, ठीक है, यहाँ पे 100 ऑप्शंस लैप्स हो गए। इसका मतलब ये पीरियड तक तो आपके 1000 शेयर के ऑप्शन थे, लेकिन इसके बाद कितने शेयर के ऑप्शन बोलेंगे, 900, बिकॉज 100 ऑप्शन लैप्स हो गए तो कैंसिल कर देंगे अपन। तो यहाँ पे जब मैं डिस्काउंट राइट ऑफ करूँगा,
अमोर्टाइजेशन। तो देखिए 1,60,000 का डिस्काउंट है, इसको 24 आवर, 2 इयर्स मतलब 24 आवर में डिवाइड करना, सॉरी 24 मंथ्स में डिवाइड करना, उसमें से 6 मंथ हो गए, बराबर 6 मंथ हो गए, तो 6 मंथ का कितना पोर्शन हुआ? तो 40,000 का डिस्काउंट हम ये डेट पे राइट ऑफ कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर आप करके आपको रिवर्सल एंट्री पास करना है, रिवर्सल। अब ये जो रिवर्सल ऑप्शन आपका रहेगा, रिवर्स करोगे तो आपने अब तक क्या अकाउंटिंग की है उस पर डिपेंड करता है कि रिवर्स कैसे होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी फिगर लिख रहा हूँ, एंट्री वेंट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है 160 रुपीज़ का 100 शेयर पे, यानी 16,000 का ऑप्शन है जो रिवर्स हो रहा है। पर इसमें से कुछ पार्ट आपने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, तो रिटर्न ऑफ पार्ट जो है इसमें से, ये आपके सामने है, कितना राइट ऑफ किया था? 24 में से 6, यानी इसमें से आपने 4,000 ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, यानी बैलेंस जो अनअमोर्टाइज्ड पार्ट है वो है 12,000। तो 16,000 के ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन 16,000 में से 4,000 आपने राइट ऑफ किया, वो पार्ट है, 12,000 बैलेंस है, ये इस पे से 4,000 निकल गया, समझ गए। अब यहाँ पर आके फिर आपको अमोर्टाइजेशन करना है, ये अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अब 1,60,000 का ऑप्शन डिस्काउंट है ही नहीं, क्योंकि 100 शेयर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, 100 शेयर का ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब अब जो ऑप्शन है वो 900 शेयर के ही है। कोई प्रॉब्लम? सो 900 शेयर के हिसाब से 900 इंटू 160 करो, 1,44,000। वो आप इस पे से भी निकाल सकते हो कि 1,60,000 के थे, उसमें से 16,000 के कैंसिल हो गए, इसका मतलब 1,44,000। ये 1,44,000 का बेनिफिट 24 मंथ्स में मिल रहा है। अभी यहाँ से यहाँ तक का काउंट करना, क्योंकि यहाँ का तो आप ऑलरेडी अमोर्टाइजेशन कर चुके हो, तो ये है 12 मंथ्स का पीरियड, 12 मंथ 72,000। तो 72,000 आपने इस पीरियड में राइट ऑफ करना है। यहाँ पर आके ये वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया, इसका मतलब बचा हुआ आप यहाँ पे अमोर्टाइज कर दोगे। इसी को आगे बढ़ा सकते हो, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ का, तो 6 मंथ का पार्ट 144 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 6, 36,000, 36,000। तो ऐसे करके आपका ऑप्शन डिस्काउंट, ये 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, बट अकाउंटिंग के टर्म्स में देखो तो 3 अकाउंटिंग ईयर्स में स्प्रेडेड है वो, पार्टली इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, 3 अकाउंटिंग ईयर में, इसलिए आपको अमोर्टाइजेशन की एंट्री यहाँ, यहाँ और यहाँ पास करना है। अब यहाँ आकर के आपका ऑप्शन का जो टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम, ये ख़त्म हो रहा है। तो कब एक्सरसाइज किया उसके बारे में उसने अपने को लिखा है कि 500 वेस्टेड ऑप्शंस वेर एक्सरसाइज बाय 31 मार्च, यानी ये 31 मार्च के पहले यहाँ पे एक्सरसाइज्ड। कितने शेयर का ऑप्शन एक्सरसाइज किया? 500 का, 500 शेयर का ऑप्शन एक्सरसाइज किया। फिर लिख रहा है एंड 300 बाय 30 सितंबर, ये डेट तक बचे हुए 300 का ऑप्शन एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज्ड 300 शेयर का ऑप्शन। अब 1000 के ऑप्शन ग्रांट किए गए थे, 1000 में से 100 लैप्स हो गए थे, यानी वेस्ट हुए थे 900। 900 में से 500 उसने एक्सरसाइज किया ये डेट पे,
300 एक्सरसाइज किया ये डेट पे, तो 900 में से 800 एक्सरसाइज कर लिया, मतलब 100 लैप्स्ड अनएक्सरसाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख भी दिया उसने, पर नहीं लिखा रहा तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि 100 ऑप्शन लैप्स्ड अनएक्सरसाइज्ड, लैप्स्ड अनएक्सरसाइज्ड 100 शेयर के ऑप्शन लैप्स अनएक्सरसाइज। अब यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है जिनको ये ऑप्शन मिला है वो कंपनी को 60 रुपीज़ के रेट से प्राइस देंगे, बिकॉज दैट इज़ द प्राइस ऑफ शेयर, एक्सरसाइज प्राइस। तो वो 60 रुपीज़ का प्राइस कंपनी को देंगे और कंपनी उनको शेयर अलॉट करेगी। वो शेयर की मार्केट वैल्यू 220 मानी गई है, तो इसका मतलब बचा हुआ 160 वो ऑप्शन डिस्काउंट का एडजस्टमेंट है। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर मार्केट प्राइस यहाँ 220 था, यहाँ आकर के तो बदल गया होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो ऑप्शन दिया गया है, जिस समय आपने वो लायबिलिटी अपने लिए इनकर की, उस समय की वैल्यू है, इसीलिए वही वैल्यू अकाउंट की जाती है, उसको अपन बदलते नहीं है। वो 220 ही मान के यहाँ पे अकाउंटिंग होगी। तो 220 के प्राइस पे 220 के वैल्यू वाले शेयर 60 रुपीज़ के प्राइस पे 500 यहाँ अलॉट करेंगे और 300 यहाँ अलॉट करेंगे। कीमत लेंगे 60 रुपये, लेकिन जो शेयर दिया उसको हम अकाउंट करेंगे कि 220 रुपये वैल्यू का शेयर दिया। अब अगर और ध्यान होगा आपको तो ये जो शेयर है 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये, रियल वैल्यू 220, इसका मतलब प्रीमियम हो गया 210 रुपये। तो 10 रुपये का शेयर 210 रुपये प्रीमियम पे उनको 60 रुपये लेकर के दिया जा रहा है। 160 है ESOP का एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? तो अपने को अकाउंटिंग जो रहेगी, यहाँ पे ऑप्शन ग्रांट करते समय की अकाउंटिंग, फिर यहाँ पे राइट ऑफ करने की अकाउंटिंग, फिर यहाँ रिवर्सल की अकाउंटिंग, फिर यहाँ पे राइट ऑफ, यहाँ राइट ऑफ, फिर यहाँ पे बराबर। और आपको हर ईयर के एंड में बैलेंस देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जा रहा है, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, क्योंकि आपके अकाउंटिंग ईयर, पहला अकाउंटिंग ईयर यहाँ एंड होगा, तो इस ईयर में क्या पोजीशन थी वो बताएंगे, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर और ये फिर फोर्थ ईयर। तो 4 अकाउंटिंग ईयर में ये अकाउंटिंग स्प्रेडेड है। अभी अकाउंटिंग करने का तो टाइम है नहीं, इसलिए अभी तो मैं आपको यहीं तक समझा के छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे।